दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूं जिस पर 2022 में सेंसर बोर्ड ने बैन लगा दिया था। लेकिन फिर जब ये मूवी बाहर रिलीज की गई तो इसको 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल गए। इसके बाद इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। फिर लोगों ने देखा कि आखिर क्यों ये मूवी इतनी खतरनाक थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 और इसका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। मूवी की स्टोरी बहुत ही यूनिक और लंबी है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी लंबी होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके आराम से वीडियो का मजा लीजिए। तो मूवी की शुरुआत एक बहुत ही डार्क प्लेस से होती है, जहां हम एक अजीब सी ड्रेस पहने आदमी को देखते हैं जो किसी तरह की तंत्र विधा के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, जैसे वो किसी की बलि देने वाला हो। तभी हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर एक लड़की को भी बांध कर रखा हुआ है, जबकि वो लड़की उससे बार बार पूछ रही थी कि आखिर कौन हो तुम और मुझे ऐसे क्यों बांधा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर वो आदमी कहता है, परेशान मत हो, थोड़ी देर में ही तुम आजाद होने वाली हो। ऐसा कहकर पहले वो उस लड़की का गला काट देता है और फिर उससे निकले खून को एक नारियल में कलेक्ट करके कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि अचानक वो मरी हुई लड़की वापस अपने मोशन में आ जाती है और उस आदमी से कहती है कि मैंने अपनी बच्ची को मारा था, लेकिन तुमको इससे क्या मतलब, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी इतने में उस लड़की की मरी हुई बच्ची की रूह भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके हाथ में वही खून से भरा हुआ नारियल होता है और साथ ही 4 परछाइयां भी उसके साथ चल रही होती हैं। और फिर अचानक से वो परछाइयां उस आदमी पर हमला कर देती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था जो श्री नाम का एक आदमी देख रहा था। अब श्री की बात करें तो वो एक डायरेक्टर होता है और उसकी नेक्स्ट मूवी ब्लैक मैजिक और ह्यूमन सेक्रीफाइस के ऊपर बेस्ड होती है, जिसकी तैयारी में वो जी जान से लगा होता है। इसी तरह उसकी टीम में इस मूवी पर काम करने के लिए कुल 4 लोग होते हैं। पहला मार्क, दूसरा गौतम, तीसरा सैम और चौथी मेघना। फिर हम देखते हैं कि सैम और मेघना श्री के बुलाने पर इस मूवी की स्टोरी के बारे में डिस्कस करने के लिए उसके घर जाते हैं। अब यहाँ श्री उन्हें अपनी प्रोजेक्ट फाइल दिखाता है और फिर बातों ही बातों में वो उनके पिछले सेट पर हुए एक्सीडेंट का जिक्र करता है, जिसमें कि सेट पर आग लग गई थी। ये सुनकर सैम और मेघना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं और जब तक उस बारे में बात होती है तब तक चुप बनी रहती हैं। फिर कुछ देर बाद सैम श्री से कहती है कि सर, हमें डिस्कशन कब से स्टार्ट करना है। तो श्री फौरन अपने प्रोड्यूसर केशमान को कॉल करके बताता है कि सर, मेरी टीम तैयार है, आप ये बताइए कि ऑफिस का क्या सीन है। जिस पर केशमान उससे कहता है कि ऑफिस की क्या जरूरत है, मेरा गेस्ट हाउस खाली पड़ा है, उसका नाम है पंचमी बंगला, तुम लोग चाहो तो वहाँ जाकर काम कर सकते हो, ऊपर से तुम्हें वहाँ काम का लोड भी महसूस नहीं होगा। तो अब श्री के पूछने पर पूरी टीम उस बंगले पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर अगले ही दिन वो लोग पंचमी बंगले के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि इन लोगों के साथ इनका कुक कुंदन भी होता है, जो वहाँ रहकर इनके खाने पीने का काम करने वाला था। अब ये लोग उस प्रोड्यूसर के बताए हुए रास्ते के हिसाब से उस बंगले के एड्रेस की तरफ निकल तो पड़ते हैं, लेकिन काफी देर हो जाने पर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सभी को अब ये लगने लगता है कि हम लोग जरूर रास्ता भटक गए हैं। इसी बीच मेघना श्री से कहती है कि सर, पंचमी बंगला नाम का तो कोई भी प्लेस मैप में शो ही नहीं कर रहा। तो श्री कहता है कि ऐसी जगह मैप पर कैसे अपडेट होगी, तुम भी फिजूल की बातें करती हो। खैर, अब श्री रास्ते में गाड़ी रुकवाकर एक नारियल बेचने वाले से पंचमी बंगला का रास्ता पूछता है और हम नोटिस करते हैं कि वो नारियल वाला अचानक से डर जाता है और बिना कुछ बोले ही श्री को आगे के रास्ते की तरफ इशारा कर देता है, जिसके बाद फाइनली सभी उस बंगले तक पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद श्री सभी को अंदर ले जाकर रूम दिखाता है और कहता है कि जिसको जो रूम पसंद आए वो रख लो। फिर बाहर आकर जब वो लोग गार्डन देखने लगते हैं तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सी महसूस होती है। फिर जब कुंदन उस तरफ देखता है तो अचानक एक डरा हुआ लड़का झाड़ियों में से निकलकर भागने लगता है। हम नोटिस करते हैं कि वो लड़का इन लोगों को देखकर इतना डर जाता है कि वो बहुत तेज भागता है और सीधा दीवार फांदकर दूसरी तरफ चला जाता है। अब सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि ये सब क्या था। तभी सैम अचानक श्री से पूछती है कि सर, ये जगह सेफ तो है ना। तो श्री कहता है कि इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है, वो कोई पागल होगा, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला गया। और इसके बाद सब रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, आपस में सेल्फी लेते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इसी बीच गौतम और मार्क को वहीं गार्डन के एक कोने में एक जगह पर मिट्टी ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है, जैसे अभी अभी वहाँ पर कुछ गाड़ा गया हो। अब हालांकि वो दोनों इस बारे में डिस्कस भी करते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर देखने की हिम्मत दोनों में से किसी की नहीं होती और फिर वो दोनों आखिर में वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो लोग खड़े थे
उसी जगह पेड़ की डालों पर कई वुडू डॉल्स बंधी होती हैं, जैसे कि अक्सर काले जादू में होता है। खैर, रात में सभी लोग मूवी की स्क्रिप्ट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी श्री सभी को मूवी का मेन प्लॉट सुनाता है। वो कहता है कि मूवी में महायाग्नि नाम का एक कल्ट होता है, जिसमें कि ब्लैक मैजिक होता है। साथ ही प्राचीन समय के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था जो इस कल्ट को फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग छुप छुप कर अपनी एक्टिविटीज करते थे। और उस कल्ट का एक रूल था कि इससे जुड़े लोगों को शादी करने या बच्चे पैदा करने जैसा कुछ भी अलाउड नहीं था। इसका मतलब ये लोग वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे गोद लेते थे और फिर उन्हें अपनी कल्ट विधा सिखाते थे। फिर इसी बीच काल यमन नाम के आदमी ने 3 लड़कों को गोद लिया और उनको वो सब सिखाया जो उसने अपने गुरु चिरिया कोट्टी से सीखा था। फिर वक्त के साथ साथ वो तीनों लड़के बड़े होते गए और उन्होंने सारी काली विधाएं मन लगाकर सीखी। इसके बाद काल यमन का बीच वाला लड़का गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर अपने पिता के पास आता था, जिसके बाद काल यमन अपनी तंत्र विधा से उन लोगों की मदद किया करता था, जिस वजह से दिन पर दिन इन लोगों के कल्ट को फॉलो करने वाले गाँव वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हम देखते हैं कि काल यमन के सबसे छोटे लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो सारे रूल्स तोड़कर उससे प्यार करने लगता है और चुपके से शादी भी कर लेता है। अब इसी वजह से सारी बुरी शक्तियां उससे गुस्सा हो जाती हैं और फिर एक श्राप का रूप ले लेती हैं। और फिर इस श्राप की चपेट में सिर्फ वो लड़का नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार यानी काल यमन और उसके तीनों बेटे आ जाते हैं। तो इस तरह प्रेजेंट में श्री अपनी मूवी के मेन प्लॉट को रिवील कर देता है और सभी को ये प्लॉट काफी पसंद आता है। तभी श्री उनसे पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मूवी के ओपनिंग सीन में हमें क्या रखना चाहिए। तो सैम एकदम से कहती है कि सर, हम शुरू में कैरेक्टर्स को ओइजा बोर्ड गेम खेलते हुए दिखा सकते हैं। तो श्री पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तुम में से किस किस ने ओइजा बोर्ड पहले कभी खेला है। तो सैम कहती है, सर मैंने तो खेला हुआ है। अब श्री कहता है, लेकिन तुम्हारे अकेले से क्या होगा, ये असल में सबको आना चाहिए, क्योंकि मूवी में अगर इसको जोड़ना है तो सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जिस पर मार्क कहता है, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर ओइजा बोर्ड खेलेंगे। तो श्री जवाब देता है, और नहीं तो क्या, इसमें हर्ज क्या है। अगर सभी लोग इस गेम से फेमिलियर हो गए तो फिर आगे की कहानी में सभी स्टोरी को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद श्री सभी से उनकी रजामंदी पूछता है और मार्क के अलावा सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद फौरन वो बोर्ड वहां लाया जाता है। असल में वो बोर्ड वहीं हॉल में सामने रखा था, जिसको देखकर ही सैम को इस मूवी में शामिल करने का आइडिया आया था और उसने झट से श्री को बताया था। खैर, अब सभी लोग वो गेम खेलना शुरू करने वाले होते ही हैं कि तभी मार्क उनसे मना करता है कि ये खतरनाक है, ऐसे नहीं खेलो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन मार्क फिर से कहता है कि सैम, ऐसे ही मेरे 4 दोस्तों ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी और अगले दिन वो चारों एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जबकि किसी को पता भी नहीं लगा कि एक्सीडेंट कैसे और कब हुआ। अब मार्क की ये बात सुनकर मेघना और गौतम डर जाते हैं, लेकिन श्री उसे सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि मार्क, तुम्हारी कहानी तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हें नरेशन करना ठीक से नहीं आता। तो मार्क उससे कहता है, ये कोई कहानी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। पर तभी सैम कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं पहले भी खेल चुकी हूँ, चलो अब खेलते हैं। तो इस तरह अब फाइनली वो लोग ओइजा बोर्ड गेम खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये ओइजा बोर्ड गेम होता क्या है, ताकि आप आगे के सीन्स को ठीक से समझ सकें। तो ये होता है ओइजा बोर्ड, जिस पर एक तरफ यस और दूसरी तरफ नो लिखा होता है। वहीं नीचे सारे अल्फाबेट्स और डिजिट्स लिखे होते हैं, जिसके थ्रू खेलने वाले लोग स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं। और लास्ट में सबसे नीचे गुड बाय लिखा होता है, जो कि वो स्पिरिट खेल के आखिर में जाते वक्त इस्तेमाल करती हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि खेल खत्म हो चुका है और वो लोग अपनी जगह से उठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस खेल के खत्म होने तक कोई भी बीच में ना तो उठ सकता है और ना ही बोर्ड से अपना हाथ हटा सकता है। ये कुछ जरूरी रूल्स हैं जो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। खैर, तो अब चलिए आते हैं वापस मूवी की स्टोरी पर। यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अब उस बोर्ड के प्लानचेट पर हाथ रखते हैं और फिर श्री वहाँ मौजूद स्पिरिट्स से पूछता है, क्या हमारे बीच कोई गुड स्पिरिट मौजूद है। तो इसके तुरंत बाद ही उन्हें हाँ में रिप्लाई मिलता है। इसके बाद श्री पूछता है, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, जिस पर फिर से प्लानचेट एकदम से यस की तरफ मूव हो जाता है। अब मेघना इस सब से डर जाती है कि ये चीज तो सच में अपने आप इधर उधर हो रही है, इसलिए वो श्री से कहती है, सर मुझे तो डर लग रहा है, क्या हम इसे सुबह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मार्क कहता है, नहीं, अब तुम इसे खुद बंद नहीं कर सकते,
अब ये गेम उस स्पिरिट के साथ में है। तभी सैम कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, इतना मत डरो, बल्कि खेल को एंजॉय करो। लेकिन हम देखते हैं कि मेघना और गौतम अभी भी डर रहे थे। इसलिए श्री उनसे कहता है, जब अभी तुम इतना डर रहे हो तो आगे इस मूवी पर कैसे काम करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शूट्स तो जंगल में ही होने वाले हैं। पर फिर वो नोटिस करता है कि वो लोग अपने अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं कर पा रहे। इसलिए वो एकदम से कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग बाद में खेलेंगे। लेकिन तभी मार्क उससे कहता है कि नहीं, इसे ऐसे बीच में छोड़ा नहीं जाता, तुम्हें गुड बाय कहने तक ये खेल खेलना होगा। लेकिन श्री उसकी नहीं सुनता और फौरन प्लैंचेट को हवा में उछालकर गेम वहीं पर खत्म कर देता है, वो भी सभी को ये दिखाने के लिए कि ये सब महज एक गेम है और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं कि जब रात में सभी सो रहे होते हैं तभी गौतम बीच में उठकर पानी पीने जाता है और फिर जब वो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद पहले तो वो इग्नोर कर देता है, लेकिन जब उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है तो इस बार वो काफी डर जाता है और चिल्लाकर सबको बुला लेता है। फिर वो उन्हें एक तरफ इशारा करके बताता है कि वहाँ से एक आवाज आ रही थी, लेकिन चेक करने के बाद किसी को भी वहाँ से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। अब सभी को लगने लगता है कि गौतम को शायद वहम हुआ होगा, इसलिए अब जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी अचानक सबको मेन डोर की तरफ एक आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि मेन डोर इतनी रात को खुला पड़ा है। इसके बाद जब वो बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर सामने वही ओइजा बोर्ड पड़ा हुआ दिखता है और ये देखकर सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर किसने रखा। तभी श्री फौरन भागकर बोर्ड की तरफ जाता है और बाकी सभी से कहता है कि शायद वो स्पिरिट हमसे कुछ कहना चाहती है, आओ जल्दी इस खेल को कंटिन्यू करो। तो इस तरह अब सैम और मेघना भी डरते हुए उसे ज्वाइन कर लेती हैं। इसके बाद कम्युनिकेट करने पर वो प्लैंचेट जिस वर्ड और नंबर की तरफ मूव करता है उस वर्ड और नंबर को सैम एक पेपर पर नोट करती जाती है और इस तरह से उन्हें एक कोड मिलता है जो होता है CMD 0512720021। अब सैम उस कोड के पीछे वाले पार्ट को डिकोड कर लेती है कि शायद 1272021 ये एक डेट है, यानी 12 जुलाई 2021। पर तभी सब लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि ये डेट तो कल आने वाली है। इसके बाद ये लोग आगे के पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उस CMD 05 का मतलब उन्हें समझ में नहीं आता। इसके बाद वो लोग फिर से ओइजा बोर्ड से पूछने लगते हैं तो जवाब आता है, अंदर जाकर टेबल चेक करो। फिर जब मार्क अंदर देखने जाता है तो उसे टेबल पर एक कैमरा रखा हुआ मिलता है। इसके बाद जब सैम उसे चेक करती है तो उसे रियलाइज होता है कि 1272021 एक फोल्डर का नाम है जो कैमरे के मेमोरी कार्ड में कल ही क्रिएट किया गया है और साथ ही उस फोल्डर में कई सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें से एक का नाम है CMD 05। अब ऐसा इत्तेफाक देखने के बाद वहाँ सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि श्री के कहने पर सैम उस पर्टिकुलर वीडियो को प्ले कर देती है। फिर उस क्लिप के अंदर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें किशोर नाम का बंदा सबकी वीडियो बना रहा होता है और इसी दौरान कीर्ति नाम की लड़की के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। तभी एक दूसरी लड़की उसे टोकती है कि तुम पागल हो क्या, उसकी तरफ से तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो तुम्हें भाई की नजर से देखती है। तभी हम देखते हैं कि सामने से कीर्ति का भाई आ जाता है और ये क्लिप यहीं पर खत्म हो जाती है। इस क्लिप को देखकर इन लोगों की समझ में कुछ नहीं आता, इसीलिए ये अब अगली क्लिप को देखते हैं। फिर अगली क्लिप में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं और कैमरे के सामने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिसमें शुरुआत वीडियो बनाने वाले लड़के किशोर के बड़े भाई कातिर से होती है जो कि एक बैंक मैनेजर था। इसके बाद आती है उसकी वाइफ मलार जो कि हाउसवाइफ थी। फिर आता है कातिर का फ्रेंड निरंजन और उसकी वाइफ गायत्री और निरंजन की बहन कीर्ति जिस पर किशोर लाइन मार रहा था। अब सबसे लास्ट में आते हैं कातिर के पिता सदाशिवम। अब कातिर उस वीडियो में कहता है कि पापा काफी बढ़िया सिंगर हैं, जिसके बाद सब उन्हें कैमरे के सामने गाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और वो मान भी जाते हैं। लेकिन तभी निरंजन बीच में कहता है, एक मिनट, मैंने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। अब वो कीर्ति के साथ देखने जाता है तो वो आवाज ऊपर टेरेस से आ रही थी। इसके बाद वो दोनों भागकर टेरेस पर देखने जाते हैं तो पहले तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक आदमी आ जाता है। जो आदमी उनसे कहता है कि मुझे बचा लो, वो यहाँ आसपास ही हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा बोलकर वो आदमी एकदम से बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर निरंजन किशोर से कहता है, 2 मिनट कैमरा छोड़ दो यार और इसे उठवा दो भाई।
तो किशोर कैमरे को वहीं रख देता है, जिसके बाद वो उस आदमी को लेकर नीचे चले जाते हैं। तभी हमें कैमरे में किसी अनजान आदमी की दस्तक सुनाई देती है, जो उस कैमरे को लात मारकर दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर कुछ टाइम बाद किशोर वापस वो कैमरा नीचे लेकर चला जाता है। अब वो आदमी सबसे कहता है कि तुम लोग मेरे बच्चे जैसे हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वो आ रहा है, वो हम सबको मार देगा। और तभी वो अचानक इशारा करके बताता है, देखो वो आ गया। फिर जब सभी लोग उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसके बाद उन्हें उस बूढ़े आदमी की बात पर यकीन हो जाता है। फिर क्या था, सभी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं और फिर ये क्लिप यहीं पर एंड हो जाती है। अब सैम कहती है, सर ये सब क्या था, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो श्री कहता है, रुको, अभी अगली क्लिप प्ले करो, हो सकता है कि ये सब एक प्रैंक हो। तो अगली क्लिप में वो देखते हैं कि सभी लोग मेन डोर से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद कातिर सबसे कहता है, तुम लोग कार निकालो, मैं जाकर गेट खोलता हूँ। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने कार के टायर पंक्चर कर दिए हैं। अब इस बीच सभी बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक हो रही ये चीजें उनको और डराए जा रही थी। खैर, फिर सभी घबराकर गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो गेट बंद हो जाता है और खोलने पर भी नहीं खुलता। इस बीच सब नोटिस करते हैं कि कातिर वहाँ मौजूद नहीं होता, इसलिए अब सभी मिलकर उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और फिर फाइनली कातिर उन्हें मिल ही जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। और फिर ये क्लिप यहीं पर एंड हो जाती है। अब सैम कहती है, सर यहाँ पर किसी का खून हुआ है, हमारे पास एविडेंस भी है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो श्री कहता है, तुम ये अभी कैसे कह सकते हो कि वो सच में मर गया है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये एक प्रैंक शॉर्ट फिल्म निकले। इस तरह वो उनसे अगली क्लिप को प्ले करने के लिए कहता है। अब अगली क्लिप के अंदर सभी लोगों को एक अजीबोगरीब गेटअप के साथ एक अनजान आदमी दिखाई देता है, जिसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी ले रखी थी और वो देखने में काफी क्रीपी लग रहा था, जैसे हम अक्सर हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में देखते हैं। अब वीडियो के अंदर सभी को पता चलता है कि इसी आदमी ने कातिर पर अटैक किया था, जिसके बाद ये फौरन घर की तरफ भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सब लोग बस डर के मारे चीख और चिल्ला रहे थे। तभी इतने में किशोर कैमरा दूसरी तरफ करके जूम करता है तो यहाँ पर उसे कातिर दिखाई देता है, जो अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और तभी किलर उसे ढूंढ लेता है और इतने में अंदर की लाइट भी चली जाती है। इसके बाद अचानक उन्हें एक लड़की की डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि तुम लोग आ गए। और उसके ऐसा कहते ही लाइट अचानक से ऑन हो जाती है। अब सभी देखते हैं कि सामने की तरफ कातिर की बेटी तारा खड़ी थी, जो कि कुछ अजीब ही लग रही थी। लेकिन फिर इससे भी बड़ी गड़बड़ वीडियो के बाहर इन लोगों के साथ हो जाती है, क्योंकि इनके सामने से गौतम चलकर आ रहा था, जो कि थोड़ी देर पहले मेघना के पीछे खड़ा था। अब ये डर तब और बढ़ जाता है जब वो आते ही कहता है, ये क्या, तुम लोग अकेले ही डिस्कशन कर रहे हो, मुझे जगाया क्यों नहीं? तो मेघना कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, अभी तो तुम मेरे पीछे खड़े थे, फिर तुम सामने कैसे आए? तो गौतम कहता है, क्या बात कर रही हो, मैं तो ऊपर सो रहा था, आँख खुली तो पता चला कि सब लोग गायब हैं, इसलिए मैं नीचे देखने आ गया। अब सभी लोग इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनको यहाँ पर उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि क्लिप में सुनाई दी थी। और वो ठीक वही कहती है, आखिर तुम आ ही गए, मैं तुमको ही ढूंढ रही थी, आखिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? ये सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हद तो तब हो जाती है जब उनके सामने से वही किलर चलकर आ जाता है। अब ये सब देखकर श्री को भी यकीन हो जाता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है, इसलिए वो फौरन लड़कियों को लेकर कार की तरफ भागता है। तभी अचानक मार्क कहता है, अरे कार की चाबी तो घर के अंदर है, जिसके बाद वो सब घर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वो दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। अब असली वाला गौतम तो अभी आया था, तो उसे पता ही नहीं था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, इसलिए वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड था। दूसरी तरफ उनके कुक यानी कुंदन का भी यही हाल था, वो भी इन लोगों की चीखें सुनकर अभी जागकर बाहर आया था और ऊपर से उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो सब इन दोनों को कन्विंस करके गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन वो गेट ही नहीं खुलता। यानी जो चीज क्लिप में हो रही थी वो इवेंट्स अब यहाँ पर भी रिपीट हो रहे थे। तभी सैम कहती है, सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तो श्री कहता है, एक तरीका है, हम दीवार से कूदकर यहाँ से निकल सकते हैं, जैसे वो लड़का गया था। ये सुनते ही कोई भी एक सेकंड देरी नहीं करता और फौरन वो लोग दीवार की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ पहुंचकर सब नोटिस करते हैं कि कुंदन तो पीछे छूट गया है। तभी मार्क कहता है, अरे छोड़ो उसे, यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे।
और ऐसा कहकर वो तुरंत दूसरी तरफ कूद जाता है। अब श्री कहता है पहले यहाँ से निकलकर पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस आकर कुंदन को बचा लेगी। तो ये सुनकर अब वो लोग भी दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि वो वापस उसी बंगले के सामने आ गए थे जहाँ से चले थे। अब सभी लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब श्री सभी को फिर से दीवार की तरफ ले जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, पहले मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन इस बार जब श्री दीवार की दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ से वो एक डार्क प्लेस में पहुँच जाता है और उसे फिर से उसी लड़की की डरावनी आवाज सुनाई देती है जो वही कह रही थी, तुम आ गए। और इस बार आखिर में वो रोती हुई आती है और कहती है, मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा, जबकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। मैंने तुम पर भरोसा किया था। आखिर मेरी और मेरे बच्चे की क्या गलती थी? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम 2 दिन में वापस आ जाओगे। इधर सैम और मेघना अभी भी श्री का वेट कर रहे थे, लेकिन जब वो नहीं आता तो सैम भी दीवार से छलांग मार देती है। लेकिन स्ट्रेंजली वो वहाँ से अपने पास्ट में पहुँच जाती है जब सेट में आग लगी थी, वही हादसा जिसके बारे में श्री बात कर रहा था। अब उस जगह पर सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और सैम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी भागकर अपनी वैनिटी वैन में चली जाती है जहाँ पर उस टाइमलाइन में गौतम और मेघना पहले से मौजूद थे और वो लोग काफी परेशान लग रहे थे। और यहाँ हमें उनकी बातों से पता चल रहा था कि सेट में जो आग लगी थी वो इन तीनों लोगों की गलती से ही लगी थी। इस तरह अब अपना पास्ट वापस से देखकर सैम घबराते हुए वैन के बाहर चली जाती है और आगे की तरफ भागती है। लेकिन उसके साथ भी वही होता है जो पिछली बार हुआ था, यानी वो फिर से बंगले के सामने आ जाती है और इस बार वो मेघना के पीछे थी, उसके दीवार से वापस आने का वेट कर रही थी। अब मेघना उसे अपने पीछे से आता हुआ देखकर चौंक जाती है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तो उन्हें तब लगता है जब श्री भी उनके पीछे से चलकर आता है और तभी वहाँ वो किलर भी आ जाता है, जिसके बाद ये चारों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन गौतम वहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि उसने वो क्लिप नहीं देखी थी, इसलिए अब वो इन चीजों को प्रैंक समझता है और उस किलर से पूछता है कि भाई क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुमने ये मास्क क्यों लगा कर रखा है, हटाओ इसको। इसी बीच पीछे से सभी गौतम को वहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और इतने में वो किलर गौतम पर हमला कर देता है, जिसके बाद गौतम को समझ में आता है कि ये कोई प्रैंक नहीं बल्कि रियल है। खैर, अब गौतम को बचाने के लिए श्री उस किलर का ध्यान अपनी तरफ करके भाग जाता है, जिसका फायदा उठाकर ये तीनों भी गौतम को लेकर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद वो किलर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से श्री सबको आवाज लगाता है, जिससे वो किलर फिर से डिस्टर्ब होकर दूसरी तरफ चला जाता है। इसी बीच हम उसी लड़के को देखते हैं जो स्टार्टिंग में वॉल से कूदकर भागा था, यानी वो भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया था और दीवार कूदने के बाद वो भी यहाँ पर वापस आकर फंसता जा रहा था। इधर सबको एक सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि ये कोई वॉचमैन होगा। इसके बाद सैम और मेघना गेट के पास जाकर उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो वॉचमैन गेट खोलकर अंदर आने की बजाय दीवार से कूदकर वहाँ पर आ जाता है। अब मेघना उससे कहती है कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। लेकिन उसे इनकी बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन था, ये दोनों तमिल बोल रही थी और वो हिंदी बोल रहा था। और तभी इतने में पीछे से किलर आकर उस वॉचमैन को भी मार देता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किलर उसकी लाश को कंधे पर लादकर ठिकाने लगाने ले जाता है और इधर ये लोग छुपकर ये सब देखते रहते हैं। खैर, तभी पीछे से कोई आकर उन्हें चौंका देता है और ये कोई और नहीं बल्कि कुंदन होता है। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी वो सबके लिए चाय लेकर आया था। अब श्री उससे कहता है कि गेट तो लॉक हो गया था, तो तुमने अंदर जाकर चाय कैसे बनाई? जिस पर कुंदन बताता है, पता नहीं, लेकिन अब तो घर खुला है। इसके बाद सब भागकर घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है कि मार्क और गौतम बाहर ही छूट गए हैं। इसलिए वो लोग जब उनके लिए दरवाजा खोलते हैं तो सामने किलर खड़ा होता है, जिससे डरकर वो दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं। इसी बीच पीछे झूले पर उन्हें कैमरा पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें वो क्लिप पहले से प्ले होकर रखी थी जहाँ से इन्होंने छोड़ा था और फिर ये लोग उसे देखने लगते हैं, यानी वो छोटी बच्ची तारा अजीब सा बिहेव कर रही थी और जब वो लोग उसे देखने जाते हैं तो अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। फिर सामने से वही लड़का चलकर आता है जिसे हमने दीवार के दूसरी तरफ कूदते हुए देखा था, यानी यहाँ वो काफी टाइम से ट्रैप था, उस वक्त भी जब ये लोग क्लिप बना रहे थे।
और तभी यहाँ पर रिवील होता है कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो भी उस किलर के साथ मिला हुआ था। अब उन दोनों ने मिलकर ऑलमोस्ट कातिल को मार ही दिया था, जिसके बाद वो किलर बाकी सब पर भी अटैक करने आता है और ये क्लिप यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर वो दूसरी क्लिप में देखते हैं जहां उन्हें रिचर्ड नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी वाइफ के साथ इस गेस्ट हाउस में रुका था। फिर वो किलर उस पर भी अटैक कर देता है और तभी इतने में कोई इस बंगले के डोर को नॉक करता है। अब पहले तो ये लोग डरते हैं कि कहीं वो किलर बाहर ना हो, लेकिन फिर जब वो बाहर वाला आदमी आवाज देता है तो ये लोग दरवाजा खोल देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तो कोई पुलिस वाला था जिसका नाम था दुरई। अब वो इनसे कहता है कि यहाँ पर पार्टी चल रही है क्या? 200 मीटर दूर से तुम लोगों का शोर सुनाई दे रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि सर ऐसा नहीं है, और इस तरह वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। फिर सब कुछ जानने के बाद दुरई उनसे कहता है वो 2 हैं, हम 5 हैं, इसलिए अगर हम लोग 2 टीमों में स्प्लिट हो जाएं, तो इससे हम आसानी से उन्हें पकड़ पाएंगे और तुम्हारे दोस्तों को भी बचा पाएंगे। इस तरह अब दुरई कुंदन के साथ पीछे बंगले वाले एरिया की तरफ चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ श्री, सैम और मेघना मार्क और गौतम को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी इसी बीच सैम को एक क्लिप मिलती है जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उस क्लिप में काला जादू और तंत्र विधा कर रहे थे और उन लोगों में वो पुलिस वाला भी मौजूद होता है। यानी दुरई कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि इन्हीं का साथी है। इसका मतलब अब कुंदन की जान खतरे में है। इस तरह अब ये सब वापस दुरई को पकड़ने जाते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि दुरई कुंदन के हाथ बांधने में लगा हुआ था। अब श्री मेघना को पीछे रहने को कहता है और सैम को अपने साथ लेकर आगे जाता है, लेकिन तभी पीछे से किलर मेघना को पकड़ लेता है और इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाती, इतने में शॉकिंगली श्री उसे मारकर बेहोश कर देता है। और फिर यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हमें रिवील होता है कि श्री भी इनके साथ में ही मिला हुआ था। इसी बीच अब कुंदन वहाँ से भागने लगता है तो दुरई उसे शूट करके खत्म कर देता है। अब श्री उससे पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा? तो दुरई कहता है उसने हमारा चेहरा देख लिया था इसलिए। फिर अगले ही पल बाकी चारों को सेक्रीफाइस के लिए ले जाकर बांध दिया जाता है और फिर श्री यहाँ पर बताता है कि उसने जो काल यमन की कहानी सुनाई थी वो कोई कहानी नहीं थी बल्कि रियलिटी थी, और वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता काल यमन है और श्री ही उसका वो दूसरा लड़का है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर अपने पिता काल यमन के पास आया करता था, और साथ ही दुरई उसका बड़ा भाई है। और फिर बचा वो मास्क वाला आदमी जो इन दोनों का सबसे छोटा भाई कन्नन है। यानी कन्नन वही लड़का है जिसकी वजह से पूरे परिवार को श्राप मिला था, और अब उसी कर्ज को खत्म करने के लिए श्री इनके साथ मिलकर ये सब कर रहा है। इसके बाद हमें कहानी रिवील की जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि असल में हुआ ये था कि कन्नन का कुलवी नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था जो कि वैसे भी कल्ट के रूल के खिलाफ था। वहीं दूसरी तरफ श्री अपने काम में लगा हुआ था और इसी दौरान उसे अपने प्रोड्यूसर से पता चलता है कि उसके बेटे को लंग कैंसर है और वो बिल्कुल हेल्पलेस है। साथ ही डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके हैं, इसलिए अब श्री ब्लैक मैजिक का यूज करके उसके कैंसर को ठीक कर देता है, जिसके बदले में वो आदमी श्री से कहता है कि फ्यूचर में अगर श्री को उसकी जरूरत पड़ी तो वो हर तरह से उसकी हेल्प करेगा। और फिर इसी बीच कुलवी श्री से मिलने आती है और उसके और कन्नन के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन कन्नन अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो श्री उससे प्रॉमिस करता है कि मैं 2 दिनों के लिए काम से जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो वापस ही नहीं लौटता। इसके बाद कुलवी उसका वेट करते करते थक जाती है और मजबूरी में वो सीधा कन्नन को ढूंढते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है जहां सभी को उसके बारे में पता चल जाता है। इस बीच अब कन्नन उसे पकड़ लेता है और मारकर इसी घर में गाड़ देता है। और मूवी की शुरुआत में मार्क और गौतम ने जो मिट्टी उठी हुई देखी थी वो असल में कुलवी की ही लाश थी जिसे वहाँ पर दफनाया गया था। लेकिन अब मरते मरते कुलवी ने कन्नन और उसकी फैमिली को श्राप दे दिया और उसी श्राप की वजह से ये लोग इस घर में ट्रैप हो गए थे। इसीलिए तब से जो भी यहाँ आता है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता। अब काल यमन अपने बेटे श्री से इस श्राप से बचने के लिए उनके गुरु चिरिया कोट्टी से बात करने के लिए कहता है, जिसके बाद गुरु श्री को बताता है कि इस कर्ज को खत्म करने के लिए एक रिचुअल करना पड़ेगा जिसमें 15 लोगों की नरबली देनी होगी, और वो भी ऐसे लोगों की जिन्होंने कोई क्राइम किया हो। तो इसके बाद श्री ने ऐसे 15 लोगों का पता लगाया, जिसमें सबसे पहले सदाशिवम ने एक बड़े बैंक फ्रॉड को छुपाया था और इसमें कातिर और उसके दोस्त निरंजन ने भी उसका साथ दिया था। साथ ही कीर्ति की वजह से उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने खुद की जान ले ली थी और वहीं रिचर्ड ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। तो इस तरह अब श्री चालाकी से इन लोगों को गेस्ट हाउस में भेजता था और ये तीनों उन्हें अपने डेडली गेम में फंसाकर पहले उनके साथ साइकोलॉजिकल लेवल पर खेलते थे और फिर एंड में उन्हें सेक्रीफाइस करते थे।
दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग तो बिना बताए भी इन लोगों को मार सकते थे, ये असली चीज सामने लाने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, ऐसे कल्ट में जिन लोगों को बलि के लिए सिलेक्ट किया जाता था, उनकी शर्त ये थी कि मरने से पहले उन्हें सब सच पता होना चाहिए कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है, तभी ये श्राप खत्म होगा। दूसरी बात, ये लोग बस चुने हुए लोगों को मारते थे, जबकि उनके बचे हुए फैमिली मेंबर्स को यहीं बेसमेंट के कमरे में बंद कर देते थे। और यही वजह थी कि कुंदन को मारने पर श्री ने अपने भाई से पूछा था कि उसको क्यों मारा, क्योंकि वो बेवजह किसी की जान लेना नहीं चाहते थे। और रही बात मार्क की, तो उसके वो 4 दोस्त ओइजा बोर्ड खेलने की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि मार्क ने उन्हें अपने ही कार से कुचलकर मारा था। और श्री ये पहले से ही जानता था, इसलिए मार्क की ओइजा बोर्ड वाली स्टोरी को वो फेक स्टोरी बता रहा था। खैर, अब ये जानने के बाद मेघना कहती है, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने कौन सा क्राइम किया है? जिस पर श्री रिवील करता है, मुझे पता है उस दिन सेट में आग तुम लोगों की लापरवाही से लगी थी। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सैम, मेघना और गौतम तीनों बैठकर सिगरेट पी रहे थे और तभी उन्हें डायरेक्टर का कॉल आता है और जाते जाते वो जली हुई सिगरेट वहीं पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और उसमें 20 लोगों की जान चली जाती है। अब श्री कहता है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम लोगों ने सच्चाई छुपाने के लिए क्या क्या गेम खेला है और इसमें एक बेकसूर लाइटमैन को भी फंसा दिया है, जिस वजह से उसे 14 साल की जेल भी हो गई है। अब ये सब बताने के बाद वो लोग मेघना, सैम, गौतम और मार्क को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन इन सब के बाद श्री अचानक कन्नन पर भी अटैक कर देता है, जिसे देखकर उसका पिता और भाई भी शॉक्ड रह जाते हैं। अब काल यमन उसे रोकता है कि बेटा ये क्या कर रहे हो, अपने भाई को क्यों मार रहे हो? तो श्री उन्हें बताता है कि चिरिया कोट्टी गुरु ने कहा था कि उन 15 बलियों के बाद कन्नन की भी बलि देनी होगी, तभी ये श्राप खत्म होगा। इसलिए अब ना चाहते हुए भी उन्हें कन्नन को मारना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि श्री उसके बाल को काटकर उसकी भस्म के साथ एक बॉक्स में बंद कर देता है और प्रोटेक्शन के लिए बॉक्स के ऊपर एक वुडू डॉल बांध देता है, जैसा कि उसके गुरु ने बताया था। और फिर हम देखते हैं कि रिचुअल कंप्लीट होते ही गेट अपने आप खुल जाता है, यानी कि कर्स खत्म हो गया था। जिसके बाद श्री जाकर पकड़े हुए लोगों को भी रिलीज कर देता है और एंड में कन्नन की बॉडी के साथ पूरे बेसमेंट और गुफा में ही आग लगा देता है, ताकि रिचुअल का कभी कोई सबूत ही ना मिले। फिर इन सब के बाद श्री आराम से बैठकर न्यूज देख रहा होता है और यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि वो आदमी जिसका लंग कैंसर श्री ने ठीक किया था, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, बल्कि वो सीबीआई का एक स्पेशल ऑफिसर था। तो अब वो मीडिया के सामने कुछ अलग ही कहानी सुनाता है कि ये सब जो हो रहा था वो एक साइको किलर का काम था और 2 महीने से वो लोगों को किडनैप कर रहा था, जिसमें से 15 को मार चुका था। इसी दौरान डायरेक्टर श्री और उनकी टीम के साथ भी उसने वही सब किया, लेकिन श्री को मारने के चक्कर में उल्टा वही जलकर मर गया। जिसके बाद श्री ने किडनैप हुए लोगों को छुड़ा लिया और इन सब के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। हालांकि किलर का फेस जल चुका है, तो उसकी आइडेंटिटी का भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि आखिर क्यों बाकी लोग श्री से उनके परिवार वालों के बारे में नहीं पूछते, क्योंकि उनकी नजर में श्री भी उनकी तरह ही विक्टिम था। लेकिन जब श्री ये न्यूज देख रहा होता है, तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कि ऊपर से आ रही थी। जिसके बाद श्री जब ऊपर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने वो रिचुअल वाली डॉल टूटी हुई पड़ी थी और वो बॉक्स भी खुला हुआ पड़ा था। अब ये सब असल में कुलवीकी और कन्नन की आत्मा का काम था, जिन्हें श्री ने मारा था। हालांकि उसके गुरु ने बताया था कि किसी भी हालत में ये बॉक्स खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो कर्स दोबारा एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखकर श्री फौरन अपने गुरु को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वहाँ से वो उसी डार्क प्लेस में पहुँच जाता है जहाँ पर कुलवी उसे हंट करती है, यानी श्री भी अब इसी घर में ट्रैप रहेगा इन आत्माओं के बीच। यही उसके कर्मों की सजा है। और तभी फिल्म के एंड में एक लाइन भी आती है, एक औरत जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके श्राप से बड़ा कोई नर्क नहीं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।